हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टनिंग अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी 2024 असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकला है, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने सिलेबस पे फोकस करना है, और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से वो बच्चे जो पहले से ही किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर ऐसे बीटेक के बच्चे जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई या कोई और स्टेट एई जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी क्या फोकस करना है या फिर क्या ऐड ऑन करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पर देखेंगे यूपीपीएससी जो एई रिक्रूटमेंट निकला है, उसमें यहाँ पर रिस्पोर्सेस असिस्टेंट इंजीनियर और 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। राइट। प्रीलिम्स यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माने कि इसके जो मार्क्स हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के जो कट ऑफ होगी उसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। राइट। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पर आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फॉलो ऑन करना है। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। फॉर्म फिलिंग 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी तक चलेगी। और यहाँ पे आगे फोकस करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए अपनी, और साथ ही साथ एक एड ऑन उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया है इधर। क्या है वो? कि हर एक बच्चा जो अप्लाई कर रहा है, दे शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और एसोसिएट बनने का क्या क्राइटेरिया है? आप कुछ नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और अपने आप को रजिस्टर करो एज एसोसिएट मेंबर। और फॉर्म फिलिंग के फाइनल सबमिशन से पहले ये तुम्हारा काम पहले होना चाहिए। और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्या है? द कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, या फिर किसी के पास 20 सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, और उन्होंने 1 साल ट्रेनिंग करी है, तो एक प्रेफरेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको माना जा रहा है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्रेफरेंशियल है। उसके बाद एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर यूपी स्टेट बोर्ड ये रिलैक्सेशन मानी जाएगी कि वेरियस कैटेगरीज में कितनी रिलैक्सेशन है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न रहेगा, जो कि हमारा एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके अंदर जनरल हिंदी के आपसे कुल 25 सवाल पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर होगा। हर क्वेश्चन क्या? 2 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 50। उसके बाद जनरल नॉलेज इज अगेन 25 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 अंक। सिलेबस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसा वो कुछ खास इन दोनों सेक्शंस में नहीं पूछेंगे। इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछेंगे जो कि एक जनरल इंजीनियर या फिर जनरल इंसान जो कि एजुकेटेड बंदा है या बंदी है, उसके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। ये उन्होंने स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड के आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे और टोटल नंबर कितने हुए? 200 नंबर हुए। कुल मिलाकर 300 नंबर का आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। और कितने बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट करना है? जितनी सीट्स होंगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उससे 15 गुना ज्यादा बच्चों को वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब क्वालिफाई करेंगे। डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे किस तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। और उस हिसाब से आपको मार्क्स विद इन दैट परसेंटेज होना चाहिए। इन द सेंस उसमें आपका आने का एम होना चाहिए कि आप टॉप 15 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स में आ रहे हो। राइट। अब आप मेरे से पूछेंगे सर कि कितने नंबर ले आऊं कि मैं सेफ रहूंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। देखो, ये कोई चीज नहीं बता सकता।
ये कोई भी तुम्हारे को नहीं बता सकता है। एक अंदाज़ा लिया जा सकता है कि जिस हिसाब से आजकल के बच्चों का माइंडसेट है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी क्रीम है स्टूडेंट्स की सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में, रिड्यूस हुई है पिछले 5 साल के कंपैरिजन में। Why it is that? Because again, obvious reasons हैं कि number of seats in civil engineering have reduced over the period of time, और वहाँ पर आपको जो students हैं वो उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं। मोर ओवर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। बट इस बात को भी ध्यान में रखना, ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ जो बीटेक में जस्ट क्वालिफाइड या जस्ट पास हुए हुए बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते। ये वो बच्चे एग्ज़ाम भी देते हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और काफ़ी सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप एज लिमिट भी देख सकते हो कितनी है, राइट। तो एज लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा, एज लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। और ये चीज़ दिमाग में आपने रखते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि मुझे एकदम इग्नोर करना है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। हाँ, ये मुझे उस लेवल तक नहीं पढ़ना होगा ऑब्वियसली, बट ये बोल देना कि मुझे वो कंपटीशन आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है, बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं सही। ये स्टेट AEJE एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं क्योंकि एज लिमिट इज हायर। गेट एग्जाम क्यों ज़्यादा बच्चे नहीं देते उसके कंपैरिजन में इसलिए नहीं देते क्योंकि मोस्ट PSUs में, मोस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में, जहां पर गेट के स्कोर से एडमिशन होता है, वहां पर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 26 से 27 साल है मोस्ट PSUs में। 1-2 या 3-4 PSU हैं जहां पर 29 या 30 साल है, बाकी सब में 26-27 साल है, राइट। एज लिमिट, यहाँ एज लिमिट ज़्यादा है। आप प्रीवियसली देख सकते हैं व्हाट इज योर एज लिमिट, राइट। यू कैन सी 21 to 40 ईयर्स, उसके बाद रिलैक्सेशन। तो अगेन यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच यू कैन फेस, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे, राइट। अब जो बच्चा क्वालिफाई करता है इस एग्जाम को, वो कहाँ जाएगा? मेंस एग्जामिनेशन की तरफ जाएगा। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में और दूसरे पेपर में काफ़ी फ़र्क है सिलेबस में। देखिए, पहले पेपर में आपसे जनरल हिंदी के 25 सवाल पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन क्या होगा? 3 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 75 नंबर हो गए। उसके बाद इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 नंबर। तो पहला पेपर 375 नंबर का हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 125 क्वेश्चन हो गए। आगे दूसरे पेपर में यहां पर जनरल स्टडीज के 25 सवाल पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन अगेन 3 नंबर का रहेगा, जिसके मुकाबले टोटल मार्क्स कितने हो गए इस सेक्शन के? 75 नंबर हो गए, राइट। टोटल कितने हो गए? 75 नंबर हो गए। उसके बाद 100 क्वेश्चन है और अगेन इंजीनियरिंग के 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 300 नंबर। 125 टोटल क्वेश्चन, 375 का ये स्टेज हो गया। अब दोनों पेपर 375 के हैं, 375 नंबर के हुए। आगे इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का है। तो अगेन टोटल कितना हो गया? 375 प्लस 375 प्लस 100, राइट। दीज आर योर टोटल मार्क्स जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन फाइनली होगा। नाउ आगे यहां पर देखेंगे, सिलेबस थोड़ा सा और फोकस करेंगे। मेन पेपर जो आपके ये दोनों है, उसमें जो आपका इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपके सिलेबस को मेंस के लिए डिवाइड करा जाता है। एक पेपर 1 में आपका सवाल पूछे जाते हैं और कुछ से आपके पेपर 2 में सवाल पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में भी ऐसा ही होता है, जो कि एक कन्वेंशनल एग्जाम होता है। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि ये जो एंटायर पेपर हैं दोनों, मेंस 1 और मेंस 2, ये जो आपका पेपर है, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे। इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि दोनों पेपर ये आपके ऑफलाइन माध्यम से लिए जाएंगे और
साथ ही साथ ये 2.5 घंटे का एक पेपर है। एक पेपर क्या है, 2.5 घंटे का है, टोटल 5 घंटे का आपका पेपर होगा। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, नेगेटिव मार्किंग 1 की है हर गलत जवाब के ऊपर, राइट। तो इट इज सब्सटेंशियली हाई, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं किसके, मेंस 1 और मेंस 2 के, राइट। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतने ऊपर मत समझना, यहाँ पर आपसे काफी बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। पूछेंगे कि बोलेगा कि भैया गेट लेवल की तैयारी करनी है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल की तैयारी करनी है मुझे, नहीं। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज कुछ हद तक 2015 से पहले के जो आपके ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं वो बहुत आसान है, उसमें अंग्रेजी बहुत इजी पूछी गई है, राइट। मतलब जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते थे 2015 से पहले या 2017 से पहले भी, वो काफ़ी इजी लैंग्वेज होती थी, राइट। अब जो लैंग्वेज थोड़ी है वो कभी कभार थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस वो यूज़ कर लेते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा भारी लैंग्वेज नहीं है प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज के, बट गेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर, राइट। जो लैंग्वेज वो सवाल में पूछते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा, बट मेरा फोकस मेंस 1 और मेंस 2 के जितना भी सिलेबस हमारा होगा उसके लिए मैं ये कोशिश करूंगा सिर्फ यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स नहीं लगाऊंगा, यूपीपीएससी के साथ साथ जितने भी स्टेट एई आज तक हो रखे हैं, ऐसे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, जितने भी हमारे एई एग्जामिनेशंस होते हैं स्टेट्स के, उन सब के प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं, क्योंकि बहुत बार आपके रिपीट होंगे क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर स्टेट का क्वेश्चन दूसरे स्टेट में पूछ लेता है कभी कभार, एंड लैंग्वेज वहाँ पर आपको समझ आती है कि किस लैंग्वेज में आपके सवाल फ्रेम होते हैं। लैंग्वेज का कहने का मतलब ये है कि कितनी आसान अंग्रेजी या कितनी मुश्किल अंग्रेजी में वो सवाल फ्रेम होगा, राइट। आगे यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्वालिफाइंग का, मेंस एग्जाम का थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है उसको भी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ये जो सिलेबस है, इट्स वेरी मच ओवरलैपिंग विद इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो पेपर 1 होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। और अगेन कुछ ऐसे टॉपिक तुमको लगेंगे कि यार ये तो सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था, ऐसे टॉपिक्स भी हैं, बट आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछेगा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से, ये पूछेगा कि उसका नॉर्मल इंसान पर क्या फर्क, क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पर्टिकुलर टॉपिक, अभी देखते हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, उन्होंने एक सब्जेक्ट हमारे को दिया है। तो इसमें ज़्यादातर आप सवाल किस तरीके के देखेंगे, लाइक व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अभी इस समय करंटली, कैसी जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे तुम्हारे को सोचने की ज़रूरत है और रिसर्च करने की ज़रूरत है। नाउ इसके लिए प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आप एग्जैक्टली कभी भी नहीं ये बता सकते कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे आप पहले पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछते हैं, जैसे डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो वहाँ पे भी आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से बहुत ईजी पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी इंजीनियरिंग सर्विसेज से इट कैन बी इंस्पायर्ड, आप उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके बाद
बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपके क्लास 11th का एक बेसिक टॉपिक है, तो यू शुड नो दिस। एंड अगेन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी रहेगा, बट सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है। 11वीं 12वीं कक्षा की स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स हमको क्लास 11th में पढ़ाते हैं। 11वीं कक्षा की कोई भी एनसीईआरटी की किताब उठा के ले आओ, आप उसमें से थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, राइट। या फिर एच सी वर्मा तो चलो काफ़ी ऊपर हो गया, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। तो एनसीईआरटी उठा लो और थर्मोडायनेमिक्स के सारे सवाल उसमें से लगा लो और सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से पढ़ लो। उसके बाद वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस अगेन हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से इसका काफ़ी ओवरलैप आ जाता है, एंड कंजर्वेशन प्रोसेसेस हम वहाँ पर पढ़ते ही हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो इट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एज वेल, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए बुक हमारी एस.के. गर्ग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो उसको हम फोकस कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, टेंडर्स कैसे होते हैं, ये हम लोग अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ते ही हैं। हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रहता है उसमें हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगेन दिस हैज़ एन ओवरलैप, इसका एक ओवरलैप है किससे, इंजीनियरिंग सर्विसेज से। आप इंस्पायर हो सकते हो, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो प्रीवियस ईयर के जो सवाल पूछे जा चुके हैं किसमें, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर 1 में। इसके अंदर बहुत सारे आईएएस कोड्स हैं हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं फॉर वेरियस कंसिडरेशंस, राइट। हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंगली बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो पॉसिबल हैं उन सबको देखेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन दिस हैज़ एन ओवरलैप विद इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है नॉर्मल लाइफ्स के ऊपर उसको नहीं देखेंगे, उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, बट साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कौन सी आ रही हैं आज के टाइम पे। दूसरा, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या क्या रह चुकी हैं। तो देयर इज अलॉट टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बैठ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, राइट। करंट अफेयर्स का जो एस्पेक्ट है इसके अंदर काफ़ी आ जाएगा, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में भी करंट अफेयर्स का एक इम्पैक्ट आएगा, राइट। और बाकी में नहीं इतना, बट यहाँ पर वी कैन सी टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। अगेन देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन विच वी कैन यूज़ मशीनरी मेंटेनेंस। हमारे लिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग में रेट्रोफिटिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है, रेट्रोफिटिंग हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट रहता है फॉर द स्ट्रक्चर्स। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ रेट्रोफिटिंग वर्क्स यू कैन डू इन स्टील स्ट्रक्चर्स। हम देखते हैं कि मटेरियल जैसे स्टील है, वी हैव टू मेक इट करोजन रेजिस्टेंस, सो जिंक गैल्वेनाइजेशन, आफ्टर दैट पेंटिंग इज देयर, उसके लिए आप कर सकते हो। उसको फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, उसको फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसके ऊपर कंक्रीट की हम कवरिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपसे मशीनरी के लिए सवाल पूछे जाएंगे। ग्रीन एनर्जी, अगेन व्हाट आर द एडवांसमेंट्स इन सोलर एनर्जी, ईवीज, राइट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या एडवांसमेंट्स हैं और करंट इंडिया का क्या स्टेटस है, इन सब को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं, सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ हैं आ चुकी हैं अभी तक। जैसे करंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी पॉलिसी है सोलर एनर्जी से लेकर रूफ टॉप सोलर पैनल्स के लिए। तो अगेन वी हैव टू लुक इनटू द इनिशिएटिव्स, और उसमें से हमको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि क्या उन इनिशिएटिव्स का गोल है और सरकार उन इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या रीच आउट करना चाहती है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, अगेन मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस जो बेसिक्स हैं, इट्स वेरी इजी। हम इंस्ट्रूमेंटेशन और बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, राइट। सो अगेन वी कैन लुक इनटू इट। हम कुछ पार्ट इसका सर्वेइंग में भी पढ़ते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास कौन कौन से हैं, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वी कैन लुक इनटू इट हियर एज वेल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल्स, ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है, अगेन क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पर भी आप आज तक सिविल इंजीनियरिंग में, अपनी सिविल इंजीनियरिंग में भी आप बहुत सारी जगह एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगाते हैं। सो हेयर ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल। ये क्लास 11, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग है क्या एक तरीके से? सिविल इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ क्लास 11th फिजिक्स ओनली।
जो आप क्लास 11th में बहुत सारे मेजर टॉपिक्स पढ़ते हैं मैकेनिक्स से रिलेटेड, दे आर अप्लाइड इन वेरियस सब्जेक्ट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आप काफ़ी अप्लाई करते हैं, आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में काफ़ी अप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कितने सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं फिजिक्स के, फ्रॉम बैंकिंग ऑफ रोड्स से लेकर आप देखिए कोलिजन स्टडीज़ में भी आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील डिज़ाइनिंग में, आरसीसी डिज़ाइनिंग में हम कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। इवन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम मैकेनिक्स के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो इट इज़ सिविल इंजीनियरिंग इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, राइट, मेजरली। तो यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा टॉपिक आ रहा है जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाया गया, तो सिंपल एनसीईआरटी खोलो और उसको पढ़ो। डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, राइट। तो इसमें भी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये सिलेबस किस तरीके के सवाल इसमें से बन सकते हैं, हम उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, राइट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। एंड वेरियस कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एज वेल, एंड आल्सो वी आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर नॉन टेक्निकल पोर्शन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। आफ्टर दैट क्वालिटी कंट्रोल भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक पार्ट है प्रीलिम्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगेन वी कैन स्टडी अबाउट दिस इन द सेम एस्पेक्ट एज वेल। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन में क्या इनिशिएटिव्स आ रहे हैं आज के टाइम पर, स्वच्छ भारत अभियान एंड एवरीथिंग, तो उससे रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर सिविल इंजीनियर्स हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। सीमेंट की स्टोरेज के लिए ऑन साइट्स देयर इज अ स्पेसिफिक आईएस कोड फॉर दैट, राइट। और उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन रखने होते हैं, करने होते हैं, वो उस आईएस कोड में मेंशन्ड है। उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि किस तरीके से हम लोग सीमेंट बैग्स को हैंडल कर सकते हैं, राइट। हाउ कैन वी हैंडल सीमेंट बैग्स। आप हुक्स उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आपको किस तरीके से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सीमेंट बैग्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। और प्रिकॉशनली उस पर लिखा भी होता है सीमेंट बैग में कि हम लेबरर्स को बोलें कि आप हुक्स यूज़ ना करें उसमें, राइट, फॉर कैरिंग देम। Climate change के corresponding, what are the policies and what is the current observations which are going on, and this is again part of engineering services prelims exam as well. Production and construction, again इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल बन सकते हैं। किस तरीके से प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल्ट्स का यूज़ करते हैं, वेल्ड्स का यूज़ करते हैं, रिविट्स का यूज़ करते हैं, राइट। व्हाट इज़ द क्वालिटी मेजर्स which can be taken care while making such connections and production aspect of buildings as well. Recent developments in applied sciences, ये हमारा aspect रहेगा किसमें, current affairs में, and role of science and technology in daily life as well. काफ़ी simple topic ये रहेगा, right? So see, यहाँ पर ये जनरल एप्टीट्यूड के, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के आपसे बेसिक सवाल हैं जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगेन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि मैं कोई सवाल पढ़ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल डब्बा गोल हूँ मैं उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप आज के टाइम पर भी खोल के देखेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे खोल के देखेंगे, आप खोल के देखना, आप बहुत सारे सवाल जो कि जनरल टॉपिक्स हैं उसमें आप पढ़ते ही बता देंगे कि उसका सही जवाब क्या होगा, राइट। तो इसमें हमको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर दिया है और हमारे को सवाल किस तरीके के बने जाएंगे। इसमें चिल्ड आउट रह के ढंग से इसके बारे में रिसर्च करनी है, कंटेंट जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमारे को फोकस करना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसके मार्क्स मतलब काउंट नहीं होंगे। यस, आई हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, बट मुझे इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें PhD कर डालूँ, राइट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। आफ्टर दिस हिंदी के क्या सवाल आपसे पूछेंगे, देखिए बाय द वे ये हिंदी और जनरल नॉलेज का जो ये टॉपिक है, इसके ये टॉपिक दोनों कॉमन है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आपने मेंस में भी देखा कि हिंदी और जनरल नॉलेज है, और प्रीलिम्स में भी हिंदी और जनरल नॉलेज का सवाल है, और दोनों में आपका जो सिलेबस है वो सेम है। देखिए हिंदी के जो सवाल हैं अगेन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर,
जैसे पैसेज वाले जो सवाल होते हैं, आपको पैसेज दे दिया, 2-3 सवाल आगे नीचे और उसमें पैसेज पढ़ के आपको सवाल करने हैं। कोई सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस में आपको एरर्स ढूंढने हैं। सेंटेंस दे दिया, एंड में उसको कंप्लीट करना है। पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारे हिंदी भाषा में होते हैं, जो हम डेली लाइफ में हिंदी यूज़ करते हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे पढ़ते ही, राइट। स्पेसिफिकली उन्होंने ये मेंशन भी किया है, द सिलेबस ऑफ हिंदी विल बी डिजाइन्ड इन सच अ वे सो एज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है हिंदी लैंग्वेज की, एंड आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते। द लेवल ऑफ द पेपर विल बी ऑफ दैट ऑफ हाई स्कूल जैसा। तो आपकी 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की किताबें रही हैं हिंदी की, उसको उठाओ, 8वीं 9वीं की भी या 10वीं की भी जो हिंदी की किताब रही है, इसके अंदर आपके पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और फलाना ढिमकाना, ये सब जो चीज़ें हैं, पढ़ डालो उसको एक बार। रोज रात को बैठा करो, कहानी की तरह पढ़ डालना, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज पेपर जो होगा, इट विल कवर द करंट इवेंट्स। अगेन करंट इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है आपका पिछले वाले सेक्शन में भी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स में। ये क्या दिखा रहा है, ये वाला टॉपिक क्या बोलता है, ये दोनों रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अप्लाइड साइंसेस, ये क्या है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका पार्ट होगा, राइट। पीछे अलग से भी टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप रीसेंट इवेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या, वो भी पढ़ेंगे अगेन। सो ऐसे कुछ टॉपिक्स भी हैं जिसमें ओवरलैप है, तो सिलेबस फालतू में लंबा है। यहां पे भी आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, सच थिंग्स एज आर इन एवरीडे एक्सपीरियंस, जो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस में हम लोग यूज करते हैं, एंड एक्सपेक्टेड एंड मे बी एक्सपेक्टेड कि वो एक एजुकेटेड पर्सन को ये सब चीजें पता होंगी। अब इसमें तो तुम कुछ भी डाल दो, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या है इसमें, क्या सीमा रही, वो तो कुछ भी डाल देंगे, राइट। और तुम्हारे हिसाब से एजुकेटेड पर्सन को कुछ पता होगा, उनके हिसाब से कुछ पता होना चाहिए, तो तुम्हारे को कोई फाइनल डेफिनेटली इसमें कोई बता ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, कि तुम्हारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें सवाल सॉल्व करना है, दैट्स इट। हमारे को ज्यादा फोकस नहीं करना है इसके आगे। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें स्पेशली मेंशन किया है which the candidates will be able to answer without any special study। इसके लिए अगेन वो मेंशन कर रहे हैं कि आपको कोई स्पेशल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वेरियस बुक्स आर अवेलेबल, लाइक जैसे लूसेंट है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, वो उठाओ उसको, रात को 1-1.5 घंटा बैठना, पढ़ देना। बाकी जो तुम्हारी टेक्निकल की तैयारी चल रही है, चलाते रहो उसको, राइट। इन सब टॉपिक्स पे आपने रात को 1-1.5 घंटा बैठना है, ढंग से पढ़ो। 1-1.5 घंटा निकल भी जाएगा यार, मत देखना नेटफ्लिक्स, मत देखना प्राइम वीडियो, ठीक है, इस पे फोकस कर लेना। मत घुमाना अपनी उंगलियों को इंस्टाग्राम के ऊपर, इस पे फोकस कर लेना 1.5 घंटा रात को, अगेन आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है। मेन हमारा फोकस मेंस रहना चाहिए। मेंस हमारा मेन मकसद है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पूरा पेपर रहेगा, आपका जो पूरा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, उसको पेपर 1 के लिए आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया है और पेपर 2 के लिए आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर एक हिस्सा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 में पूछेगा और एक हिस्सा पेपर 2 में आपसे सिविल इंजीनियरिंग का पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस को पार्ट ए में उन्होंने रखा है। डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर्स को पार्ट बी में उन्होंने रखा है। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पार्ट सी में रखा है, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को पार्ट डी में रखा है। सिमिलर तरीके से जिस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, वैसे ही यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह यहाँ पे भी डिवाइड किया हुआ है। पहले वाले हिस्से में, पहले वाले पेपर में ज़्यादातर आपसे जो सवाल हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सवाल हैं उसके सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अक्सर हम पार्ट 2 में देखते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बट उन्होंने यहाँ पे पार्ट 1 में मेंशन किया है।
थोड़ा एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या डिटेल में सिलेबस है जो हमें मेंशन करा गया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए क्या मेंशन किया है पेपर 1 में। तो पहले देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस का, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स मेंशन करे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस यहाँ पे भी है। तो जब आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस को आप अपने मेन पेपर के लिए पढ़ ही रहे हो, तो वहाँ पर जो प्रीलिम्स का पेपर है, अगेन देयर इज एन ओवरलैप ओवर हियर, ठीक है। ऐसा यूनिट्स हैं, वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, concurrency, non-concurrency, parallel forces, etc. This is part of structural analysis as well. Equilibrium equations, free body diagrams, Varignon's theorem, everything they have mentioned. It's very simple. उसके बाद moment of inertia का जो हमारा concept है, moment of area, mass moment of inertia अलग अलग है, दोनों का aspect इन्होंने consider किया है. Kinematics, kinetics, right? All of these aspects. Cartesian polar coordinates, इन सब में डी एलम्बर्ट्स थ्योरम, मोमेंट एनर्जी प्रिंसिपल। मोमेंट एनर्जी प्रिंसिपल आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। मोमेंट एनर्जी प्रिंसिपल को आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो, कोलिजन स्टडीज में, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो पढ़ने ही हैं। इवेंचुअली यू हैव टू स्टडी देम फॉर द मेन सब्जेक्ट्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो देयर इज एन ओवरलैप लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जो टॉपिक्स हैं, सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी हैं, उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। सिलेबस उन्होंने इतना डिटेल दिया है कि किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। बात यह है कि अगेन यू कैन डू सम सिलेक्टिव स्टडी। सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है? प्रीवियस ईयर के सवाल उठाओ, अलग अलग स्टेट के, देख डालो, कर डालो सारे क्वेश्चंस। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो पहले से ही किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आप गेट ईएससी की पहले से तैयारी कर रहे थे, अब आपका यूपीपीएससी एई का फॉर्म आ गया है और आपको इसका एग्जाम देना है, तो आपको कुछ अलग करना ही नहीं है भाई। बेसिक थोड़ी बहुत चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। हिंदी जनरल स्टडीज आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वैसे ही पढ़नी थी, राइट। तो आप उसको पहले पढ़ रहे हो बाद में पढ़ने की बजाय, राइट। और अभी आप अगर गेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम आपका फरवरी के सेकेंड वीक में है, तो अगेन अभी टेक्निकल की तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। टेक्निकल तो आपको वैसे ही स्ट्रांग हो रहा है, मेजर आप वैसे ही कवर अप कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि 17 जनवरी तक तो आपका फॉर्म भरेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि फी रिकन्सिलिएशन मेरे ख्याल फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक है, मेरे ख्याल 21-22 तारीख है, 24 जनवरी तक है, ऐसा कुछ है। तब आपका सेट होना है जब फी रिकन्सिलिएशन है। अब उसके 1-1.5 महीने 2 महीने बाद ही आपका फॉर्म होगा, पेपर होगा, राइट। एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसमें आपका बुलाया जाएगा। अगेन कम चांस है कि वो गेट एग्जाम से ओवरलैप होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से तैयारी कर पाओगे क्वालिफाइंग पेपर की भी। टेक्निकल आपका चल रहा है बढ़िया तरीके से, उसको करते रहो, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाना है हिंदी इंग्लिश पे, अगर हिंदी पढ़नी है आपको तो रात को बैठ जाना थोड़ी देर, राइट, रिवीजन के लिए। साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स आप अगेन पढ़ ही रहे हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी, अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं पहले से कर रहे, तो अगेन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नोट्स उठाओ, क्लासेस लो या नोट्स उठाओ कहीं से, नोट्स को पढ़ो। उसके बाद आपको सवाल लगाने हैं, सवाल के बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है। उसके बाद हम एंड में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बट पहले एक बार सिलेबस को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते हुए ये देखो यार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तुम्हारे को सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये सब चीज़ें पूछेगा। फिर उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट्स, कंप्रेशन मेंबर्स हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हैं, शियर सेंटर के कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये सारे पूछ रहे हैं। उसके बाद इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के जो मेथड्स हैं हमारे सॉल्व करने के, फोर्सेस को कैलकुलेट करने के, वो सब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैकॉलेज मेथड और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है। कॉन्जुगेट बीम मेथड दे हैव मेंशन। उसके बाद यूनिट लोड मेथड, टॉर्जन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर,
elastic stability of columns, Euler's Rankine secant formula, everything they have mentioned. कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है और पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको बोल दूंगा कुछ टॉपिक छोड़ दो. देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सवाल लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए, राइट. साथ ही साथ उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस. स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देखिए. स्ट्रक्चर एनालिसिस में उन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, नथिंग इज मिस्ड. आपको इनडिटर्मिनेट बीम्स, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इनडिटर्मिनेसी कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स हैं, ट्रसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स वो पूछ रहे हैं, आर्चेस, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर स्ट्रक्चर्स, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, वेरियस अदर मेथडोलॉजीज फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, कानीज मेथड है. एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड over here in this particular syllabus, so each and everything has to be considered. After this, अगर मैं डिज़ाइन ऑफ स्टील और आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करूं, यहाँ पर स्टील और आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली अगेन सिलेबस में सब कुछ मेंशन्ड है, पर मेरा फोकस मेनली क्या रहेगा, आईएएस कोडल प्रोविजंस के ऊपर रहेगा, राइट. बोथ फॉर डिज़ाइन आईएएस कोडल प्रोविजंस, जो डिज़ाइनिंग के में यूज़ होती हैं आईएएस कोडल प्रोविजंस, और जो डिटेलिंग में यूज होती हैं आईएएस कोडल प्रोविजंस, दोनों. स्टील के अंदर स्पेसिफिकली मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का जो हमारा आईएएस कोड है, जैसे आईएएस 2062, उसको हमने फोकस करना है. उसके बाद आईएएस 800 2007, आईएएस 800 1984, हमें तीनों मेथडोलॉजीज, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, उसके बेसिक्स हमको पता होने चाहिए. स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों कंसिडर करने हैं आपने. तो अगेन दे कैन आस्क फ्रॉम वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑल्सो. वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी तुमसे सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं करना, राइट. ये स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर पूछते हैं, सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड करें या ना करें. करना है भाई, नहीं छोड़ना. और आप कभी भी खोल के देख लेना, बहुत सारे सवाल आपसे जो स्टेट एजेई एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे सवाल वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पूछे जाते हैं. पीछे ही गेट में भी उन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सवाल पूछे हैं स्टील में, इग्नोर नहीं करना है. उसके बाद डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे भी अगेन मेरा फोकस आईएएस कोडल प्रोविजंस पर ज़्यादा रहेगा, सारे डिज़ाइन मेथडोलॉजीज पर रहेगा, डिज़ाइन क्राइटेरियाज क्या क्या हैं उन सब पे रहेगा. बहुत बड़े न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक न्यूमेरिकल सवाल आपसे पूछेगा, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं पूछेगा. अगेन बेस्ट तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या लैंग्वेज है, किस लेवल के आपके सवाल पूछे जाते हैं. आगे पार्ट सी में बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. भैया बिल्डिंग मटेरियल में 4 मटेरियल, सीमेंट, सीमेंट से कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट्स हो गया. एग्रीगेट्स कौन से, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, दोनों, एडमिक्सचर्स, ये सब आपने पढ़ के जाने हैं कंक्रीट के कॉरेस्पॉन्डिंग. मिक्स डिजाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट के कॉरेस्पॉन्डिंग. एंटायर कंक्रीट टेक्नोलॉजी इन जनरल इज इंपॉर्टेंट. कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप इग्नोर करके नहीं जाएंगे, बहुत सारे सवाल वहां से पूछे जाते हैं. उसके बाद ब्रिक्स, टिम्बर, स्टोन, ये तो करने ही नहीं इग्नोर, आपसे अगेन काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे. हाँ, आप उस पर डिसीजन ले सकते हो कि मैं मिसलेनियस मटेरियल्स जैसे पेंट्स हो गया, वार्निशेस हो गया, ऐसी चीज़ें मैं इग्नोर करके जा सकता हूँ. हाँ, यू कैन थिंक ऑफ इग्नोरिंग दम, बट अगेन ये प्रीवियस सवाल में जितने आ रहे होंगे इससे रिलेटेड सवाल, उसको पढ़ लेना, ज़्यादा अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, टिम्बर, पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, टिम्बर हो गया, और उसके बाद आपके स्टोन्स हो गए, ये सारे आपने पढ़ने हैं, और ब्रिक्स, ये सारे आपने मेनली पढ़ के जाने हैं. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका थोड़ा बहुत ओवरलैप यहाँ पे आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडरिंग, कॉस्टिंग एस्टिमेशन, ये सारा एस्पेक्ट मेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. साथ में जो हमारे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के जो हमारे मेथड्स हैं, CPM, PERT, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT, आपने दोनों पढ़कर
जाने हैं, राइट. बोथ ऑफ देम यू हैव टू स्टडी इन दिस डिटेल में, बट एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर एज वेल. उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है. जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी उन्होंने सब मेंशन कर दिया है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के साथ साथ सब मेंशन करा है. शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन दोनों मेंशन किया उन्होंने, राइट. तो सिलेबस में तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ. सिलेबस तो उन्होंने गेट ईएससी जैसा ही रखा हुआ है, कुछ उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ. एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड. बट अगेन एक और चीज ये है कि लैंग्वेज जो सवालों में पूछी जाती है तीनों एग्जाम में अलग होगी. स्टेट एजेई जो हमारे हैं उनमें लैंग्वेज काफ़ी सिंपल रहती है. फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज है, अब थोड़ी सी टफर है. गेट है, काफ़ी टफ लैंग्वेज उसमें यूज़ करता है. इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिंपल न्यूमेरिकल सवाल और थ्योरेटिकल सवालों पे प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है. गेट में न्यूमेरिकल बेस के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं. उसके बाद स्टेट एजेई में अगेन सिंपल थ्योरेटिकल और सिंपल न्यूमेरिकल के सवाल आप एक्सपेक्ट करेंगे. दैट्स इट. सेम इज लाइक दिस एज वेल. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिलेबस आपका है इट इज एज वास्ट एज गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज बोथ. टाइप्स ऑफ सॉइल पूछ रहा है, फेज रिलेशनशिप्स, कंसिस्टेंसी लिमिट, टाइप्स ऑफ मेथड जिससे आप इंडेक्स प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरियस अदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज लाइक परमेबिलिटी हो गया, कंसोलिडेशन एस्पेक्ट हो गया, फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ हो गया सॉइल का, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल आ गया, एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर्स, इंक्रीमेंट इन प्रेशर्स एट एनी पॉइंट बिलो द सॉइल. जैसे आपका बोजनेस्की थ्योरी है, वेस्टरगार्ड थ्योरी है, वो सब आपने कवर करना है. उसके बाद सेटलमेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट दैट, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, शैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस, एवरीथिंग इज टू बी कवर्ड. अच्छा, उन्होंने ये भी मेंशन किया है लाइक हाउ सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, जैसे सैंड ड्रेन्स हो गया, स्टोन कॉलम्स, ग्राउटिंग, सॉइल स्टेबलाइजेशन, जैसे जियो टेक्सटाइल्स एंड जियो मेम्ब्रेन्स, ये हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है. अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया उन्होंने सेम रख दिया है सिलेबस, कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया है. अब एक बार पेपर 2 के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे. तो यहाँ पे आप पेपर 2 का हम देखते हैं सिलेबस, सब्जेक्ट्स देखेंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स आपसे यहाँ पे पूछेगा पार्ट ए में. हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट बी में पूछेगा. ट्रांसपोर्टेशन पार्ट सी में है. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट डी में है. तो उसके बाद सर्वेइंग एंड जियोलॉजी पार्ट ई में वो पूछ रहा है. एक बार इसका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं. चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल में सिलेबस एक बार. सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 पार्ट ए, फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स से हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से लेकर प्रेशर मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, डायनामैटिक्स ऑफ फ्लूइड्स, पाइप फ्लो, आयलर्स इक्वेशन एंड एवरीथिंग. उसके बाद हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग वेंचुरी मीटर्स, एवरीथिंग आपने कवर करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में. उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिंप्लीट्यूड, लैमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर, ये हमारा अलग टॉपिक्स, अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ही इंक्लूडेड है. आगे ओपन चैनल फ्लो इज देयर. ओपन चैनल फ्लो के अंदर देयर आर फ्लो टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज, जो आप प्रोफाइल्स कंसिडर करते हैं फॉर वेरियस फ्लोज, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, नॉर्मल डेप्थ लाइन, हाउ टू कैलकुलेट दैट, ये सारी जो सरफेस प्रोफाइल्स हैं वो आपको कवर करनी है. कंट्रोल सेक्शन क्राइटेरिया, सर्जेस, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, ये सब आप किस में पढ़ते हैं, ओपन चैनल फ्लो के अंदर आपने पढ़ना है. आफ्टर दैट हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर्स, यह अगेन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए और टर्बाइंस हो गए, मेनली यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाता है. हाइड्रो पावर कुछ नहीं, ये सब उसी में ही कवर हो जाएगा जो टॉपिक्स मेंशन है हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर ही, राइट. तो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी अगेन देयर इज नो बाइफर्केशन विद इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, सब कुछ मेंशन कर दिया उन्होंने. हाइड्रोलॉजी है, उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो है, केनाल्स हैं, डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क्स है. इसके अंदर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो हमारा है वो इरिगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आ जाता है, इट्स लाइक इरिगेशन ओनली. तो यहाँ पर इरिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे. हाइड्रोलॉजी के अंदर जो आपके मेन टॉपिक बैठते हैं दैट इज बेसिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. उसके बाद फाई इंडेक्स हो गया, डब्ल्यू इंडेक्स हो गया, एंड हाइड्रोग्राफ्स है, यूनिट हाइड्रोग्राफ्स हैं,
फ्लड हाइड्रोग्राफ्स हैं, ये सब आपसे पूछता है काफ़ी ज़्यादा। फ्लड रूटिंग से और चैनल रूटिंग से आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, उन्होंने बस मेंशन किया है यहाँ पर मस्किंगम मेथड। यू कैन रीड दैट, यू कैन स्टडी दैट, बेसिक पढ़ना है उसका, ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं उसका पढ़ना, राइट। उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो जो आपका ये टॉपिक है, ये आपको 3 जगह एक्चुअली में कराया जाता है, एंड आप इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी देखते हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्लो एक तरीके से हमारे लिए एक वाटर रिसोर्स का जरिया भी रहता है, जो फ्रेश वाटर इंजीनियरिंग में भी आता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो हम वहाँ पे भी देखते हैं इसको। आप उसको सॉइल मैकेनिक्स में भी देखते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ परमेबिलिटी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए। तो ग्राउंड वाटर फ्लो से आप परमेबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेल से आपको कितना फ्लो मिल रहा है। तो ग्राउंड वाटर फ्लो का जो एक्वीफर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज रिपीटेड इन 3 सब्जेक्ट्स, इरिगेशन में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठता है, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, एवरीथिंग, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरिगेशन एफिशिएंसीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, एंड यहाँ पर कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन, डिज़ाइन ऑफ कैनाल, हमारी जो कैनेडी थ्योरी है, लेसीज थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके काफ़ी सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस। आफ्टर दिस हाउ टू कैलकुलेट कैनाल लॉसेज एंड एवरीथिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। और डैम्स के अंदर कंसिडरेशंस जो है, हाउ टू कैलकुलेट द सीपेज बिलो, और सीपेज प्रेशर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे डैम के नीचे, अर्दन डैम्स के नीचे और ग्रेविटी डैम्स के नीचे, फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। खोसलास थ्योरी और ब्लाइक्स क्रीप थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद देखिए पार्ट सी में देयर इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है, हाईवे इंजीनियरिंग रहती है, रेलवे इंजीनियरिंग रहती है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट इंजीनियरिंग रहती है। ये तीनों हिस्से आपको पढ़ने हैं, इसमें से तीनों में आप कुछ इग्नोर करके नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बैठता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि यार पार्ट ए में कितने सवाल पूछेगा, पार्ट बी में कितने सवाल पूछेगा, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब जब उन्होंने नहीं बताया तो इसका मतलब वो सवाल कहीं से भी ज्यादा पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। हाईवे इंजीनियरिंग यू कैन सी, उसके ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज आ गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ गया, पेवमेंट मटेरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेवमेंट मटेरियल्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं करके जा सकते। पेवमेंट डिज़ाइन से आपके काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, परमानेंट वे हो गया, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवेज हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, वो आपने देखना है, सुपर एलिवेशन हो गया, एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से रिलेटेड टर्नआउट्स काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी काफ़ी इजी, अगेन यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं। लेंथ ऑफ रनवे, टर्न अराउंड्स इन अ रनवे, रेडियस क्या है टैक्सी वेज का, हाउ टू डू दैट एंड एवरीथिंग, वो आपसे पूछेंगे। आफ्टर दैट पार्ट डी इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों अकाउंटेबल रहेंगी, राइट। तो ये भी एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है। आफ्टर दिस पार्ट ई सर्वेइंग में आपसे सारे लेवलिंग, कंटूरिंग, कंपस सर्वेइंग हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया, ट्रायंगुलेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर करे हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग, ऑल ऑफ दीज आर मेंशन्ड ओवर हियर, एंड GIS एज वेल, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो। After that, engineering geology, उसके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, टनल्स के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, और साथ में डैम्स में, राइट, जियोलॉजी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब फोकस क्या करना है? फोकस ये करना है कि पढ़ना कैसे है मेरे भाई, पढ़ना कैसे है, उस पर हम ध्यान देंगे, वो सबसे ज़्यादा मेन है। समझ आ गया, ये पता चल गया क्या पढ़ना है क्या नहीं है, हाँ, कितना ओवरलैप है दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे एग्जामिनेशन से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी कैसे शुरू होती है? तैयारी शुरू करने के लिए आप सबसे पहले क्या समझते हैं? उसका सिलेबस समझते हैं। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द
सिलेबस, और आप इस सिलेबस के बाद कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई करते हैं, अपनी कॉन्सेप्चुअल अपब्रिंगिंग को इंप्रूव करते हैं। कोई भी फैकल्टी आता है वो आपको पहले पढ़ाएगा, समझाएगा, लिखाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको समझ आ गया, अब आपका काम शुरू हो जाता है। एक सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट होगा, रिवीजन का जो काम है वो आपका शुरू होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मैनेज करने हैं अपने सब्जेक्ट्स को पैरेलली, यू हैव टू मैनेज योर सब्जेक्ट्स पैरेलली। पहला सब्जेक्ट हुआ, लेट्स से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कवर हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस आया, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद आरसीसी आ गया, उसके बाद स्टील आ गया, राइट। अब जब मैं स्टील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जब स्टील कर रहा हूँ तो सिर्फ स्टील ही करूंगा, नहीं, पैरेलली मुझे पीछे के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए चले जाना है आगे। एट द एंड ऑफ द डे आपसे मेन पेपर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट। आप तो समझ रहे हैं कि सर जो मेरे को अभी पढ़ा रहे हैं ना वही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी वही फोकस करता हूं, नहीं भाई। बैकग्राउंड में आपका जो काम है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं पैरेलली इनको रिवाइज करते हुए चलना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलली उसको रिवाइज करते हुए चलना है, प्लस जहां पे तुम्हारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, शॉर्ट नोट्स उसके बनाते हुए चलना है, प्लस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको करते हुए चले जाना है। कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले जो आपको क्लास के अंदर कराए जाते हैं, क्लास को हम बोलते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, CRPQs, जो क्लासरूम में आपको कराए जाते हैं, जो फैकल्टी बता रहा है कि यार ये सवाल देख ले, ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, ये सवाल देख लो यार, इसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस सवाल के अंदर ऐसी लैंग्वेज आती है, तो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो आपको वर्कबुक्स मिलती हैं उसके सवाल लगाओगे, साथ में PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से करने हैं? देखिए, यूपीपीएससी के लिए यूपीपीएससी की जगह मैं लिख रहा हूं स्टेट AEJE सवाल, स्टेट्स के जो AEJE के सवाल हैं वो सब लगाने हैं। साथ ही साथ ESE प्री के सवाल बिफोर 2015, करंट भी लगा सकते हो, अगर गेट ESE को तो ऑब्वियसली लगा ही रहे होगे तुम, अगर नहीं हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। आफ्टर दैट गेट के जो हमारे सिंपल सवाल हैं वो, लेंथी सवाल नहीं, सिंपल क्वेश्चंस आपने लगाते हुए चलने हैं, ठीक है। आफ्टर दिस ये PYQs हो गए। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज। मैं इन सब में से सबसे ज्यादा जो महत्व दूंगा टेस्ट सीरीज को दूंगा। मैक्सिमम इंपॉर्टेंस हैज टू बी गिवन टू टेस्ट सीरीज। कोई भी बच्चा जब भी टेस्ट सीरीज को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है वो मिस आउट कर रहा है कि वो कितना पोटेंशियल रीच कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के, आप सिर्फ और सिर्फ PYQs को लगा के पेपर नहीं निकाल सकते भाई। निकल जाएगा, बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं, मेरे हिसाब से निकालते हैं पर बहुत कम बच्चे हैं। अगर मुझे अपना पोटेंशियल बढ़ाते हुए चलना है, साथ ही साथ स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही होगा। यस, नए सवाल भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी साथ साथ रिवीजन भी हो रही है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले करे थे
वो भी यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हो। तो कॉन्सेप्चुअल अपब्रिंगिंग, स्पीड, एक्यूरेसी, इन तीनों को आप इंप्रूव करते हो किससे? टेस्ट सीरीज के जरिए। ये आपने हर सब्जेक्ट के लिए करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होता है। राइट, कीप दिस इन माइंड। नाउ मैं वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करूंगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल आता है रिगार्डिंग यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जर्नी, कहीं पे अटक रहे हो, कोई भी मन में सवाल है, बिना किसी हिचक के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं उसका जवाब पर्सनली दूंगा। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि मैं आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे पाया हूँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।